अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, आपने देखा होगा कि इंसान की तारीख में हमेशा से बादशाहत थी। वो निज़ाम था जिसमें बादशाह हेड हुआ करता था और नीचे सब लोग उसके अंडर आते थे और जो वो हुक्म देता था उनको मानते थे। लेकिन सडनली दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता बादशाहत ख़त्म होती गई और डेमोक्रेसी आती गई। लेकिन आपने कभी सोचा कि सडनली जो एक निज़ाम जो इंसान की तारीख में शुरू से चलता आ रहा था, सडनली उसमें ऐसा क्या इवेंट आया जिससे वो बादशाहत रिप्लेस होगी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी से मुराद वो कि जहाँ पे लोगों को अपनी राय देने का, अपनी हुकूमत चलाने का हक हो गया। तो इसलिए ये वीडियो पे हम बात करेंगे कि एक दुनिया की तारीख के ऐसे मेजर इवेंट की जिसने बादशाहत के निज़ाम को ख़त्म करके रख दिया। मतलब और भी बहुत सारे इवेंट थे लेकिन ये तारीख का एक बहुत अहम इवेंट था। इस इवेंट का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस का इनकलाब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, उसके पीछे उसकी क्या कहानी थी और उसने किस तरह बादशाहत को ख़त्म किया और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इटसेल्फ आई थी बादशाहत को ख़त्म करने के लिए, उसके साथ क्या हुआ और उसने इंसान की तारीख को किस तरह बदला। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि सारी डिटेल मैं आपके साथ एज़ अ स्टोरी शेयर कर सकूँ। तो ये कहानी है 18वीं सदी के फ्रांस की। फ्रांस जो उस टाइम यूरोप का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था और फ्रेंच एम्पायर जो थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी एज़ कम्पेयर टू कॉलोनीज़। उन्होंने अपनी जगह-जगह अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। फ्रांस उस टाइम के किसी भी और मुल्क की तरह एक बादशाह थी जहाँ पे बादशाह सबसे टॉप पे था और बादशाह का रूल था। और लोगों को किसी भी और रियासत की तरह बादशाह का हुक्म मानना था क्योंकि उस टाइम लोगों का एक डिवाइन राइट ऑफ रूल के प्रिंसिपल पे बिलीव था। डिवाइन राइट ऑफ रूल का मतलब ये था कि लोगों को उस टाइम बताया जाता था कि जो आपका बादशाह है वो एक किस्म का खुदा ने चूज किया है। मतलब कि जो भी बादशाह है लोग उसको एक रिलीजियस ड्यूटी समझ के मानेंगे क्योंकि इसको खुदा ने चुना है। तो इस तरह बादशाह जो था वो लोगों पे रूल करता था और फ्रांस जो था उस टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियासत था क्योंकि फ्रांस की जो एक इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसके साथ-साथ फ्रेंच एम्पायर जो थी वो काफ़ी कॉलोनीज़ रखती थी अपनी पूरी दुनिया में। जब लोगों का इस डिवाइन राइट ऑफ रूल पे बहुत ज़्यादा यकीन था और इसके बेस पे जो आपकी बादशाहत होती थी वो काम करती थी, तो बादशाह के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की मूवमेंट एक किस्म की नामुमकिन समझी जाती थी। क्योंकि अगर लोगों का इस बात पे यकीन है कि बादशाह को खुदा ने चुना है, तो फिर तो मतलब लोगों ने खुदा को रेज़िस्ट तो नहीं करना। तो इसीलिए बादशाहत जो थी वो बहुत ईज़िली चलती थी क्योंकि लोग ईज़िली उसको एक्सेप्ट करते थे। अगर उन पे बुरा टाइम भी आता था तो उसको इस तरह समझ के मान लेते थे कि वो खुदा की तरफ से आया है। और बादशाहत के बाद अगर हम बात करें फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम किस तरह की होती थी, तो फ्रांस की सोसाइटी 3 मेन हिस्सों में बटी हुई थी। ये एक पिरामिड की शेप थी जो एक हायरार्की फ़ॉलो करती थी, जो टॉप से बॉटम थी। सबसे टॉप पे फ्रांस की सोसाइटी में आपकी आती थी क्लर्जी। क्लर्जी से मुराद वो लोग थे जो आपके चर्च के लोग थे, मतलब जो आपके रिलीजियस सेक्शन के लोग थे। उस टाइम फ्रांस एक क्रिश्चियन कंट्री था और कैथोलिक चर्च जो था वो ऑलमोस्ट स्टेट को रन करता था। रन से मुराद ये है कि वो पूरी सोसाइटी को रिलीजन की बेस पे कंट्रोल करते थे। उस टाइम लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे और लोग उनकी बात को माना करते थे ये सोचकर कि ये जो कह रहे हैं ये खुदा का कहना है। मतलब कि ये चर्च का बंदा नहीं बात कर रहा है, ये खुदा बात कर रहा है। तो एक किस्म का वो उनको एज़ अ मैसेंजर्स या वो लोग जो खुदा को रिप्रेज़ेंट करते हैं एज़ अ उसको ट्रीट करते थे। तो ये लोग जो थे, ये चर्च में जो आपके नन्स हो गए, आपके मॉन्क्स हो गए, जो आपके पास्टर्स हो गए या आपके जो वहाँ पे रिलीजियस फिगर के लोग थे, ये आपकी सोसाइटी का सबसे टॉप हिस्सा थे। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत ही कम मिकदार में थे, मतलब अगर फ्रांस की सोसाइटी में 0.5% इनकी पॉपुलेशन थी और ये लोग पूरे फ्रांस के एक किस्म की टॉप एलीट में आते थे। ये क्या करते थे उस टाइम ये लोगों से उनकी ज़मीन पे टैक्स लिया करते थे जिसको टाइट कहते हैं। टाइट से मुराद जो एक वर्ड 10% से निकला है। 10% से मुराद ये है कि आपकी जो एक किसान की क्रॉप्स जो 1 साल में होंगी उसका 10% लोग चर्च को देंगे। चर्च में ज़ाहिर-सी बात है चर्च में जो लोग हैं उनको देंगे और ये लोग खुद किसी किस्म के टैक्स को भी नहीं पे करते थे। ये खुद किसी किस्म के लॉ के अंडर नहीं आते थे। अगर ये कोई क्राइम करें भी तो ये आम अदालत में नहीं जाते थे। बहुत ज़्यादातर चांसेस थे कि इनको कोई सज़ा भी नहीं मिलती थी और अगर किसी जाएँ भी तो किसी स्पेशल कोर्ट में जाते थे जहाँ पे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। तो ये सोसाइटी का टॉप हिस्सा था जो एलीट थी।
और उसके बाद सेकंड स्टेट आती थी। फर्स्ट स्टेट आपकी क्लर्जी थी और उसके बाद आपकी सेकंड स्टेट आती है, उसमें आपके नोबिलिटी होती थी। नोबिलिटी में वो लोग थे जो रॉयल फैमिली, मतलब किंग इटसेल्फ नहीं, किंग खुद नहीं, लेकिन जो किंग के रिश्तेदार थे और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट को चलाते थे लोग, जिस तरह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो गए, जो आपके डेली अफेयर्स को चलाते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर या इस तरह की जितनी भी पोस्ट में बादशाह को हेल्प करते थे, और उनकी भी अच्छी खासी मिकदार थी जो पूरे फ्रांस को चलाते थे। वो नोबिलिटी में जो फ्रांस की सोसाइटी का दूसरा सेक्शन था उसमें आते थे। इनको सेकंड स्टेट भी कहा जाता था और नोबिलिटी भी कहा जाता था। ये लोग भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेते थे, ये भी टैक्स पे नहीं करते थे, ये लोग भी आम अदालतों में ट्राई नहीं किए जा सकते थे, और ये लोग भी एक किस्म का लोगों को कंट्रोल करते थे। ये लोग खुद टैक्स भी नहीं पे करते थे, लेकिन ये था कि लोग टैक्स कलेक्शन में बादशाह की मदद में और इस सब में काम करते थे। और अगर किसी शख्स को नोबिलिटी में ऐड होना भी था तो वो सिर्फ उसको बादशाह ऐड कर सकता था नोबिलिटी में। मतलब या अगर कोई बहुत शख्स है, सडनली किसी को बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे आ गए हैं, तो वो किसी तरह अगर अपने अच्छे कनेक्शन बना लेता था तो वो नोबिलिटी में ऐड हो जाता था। लेकिन ये भी एक सोसाइटी में, फ्रांस की उस वक्त की सोसाइटी में बहुत कम अमाउंट में थे। इनकी पॉपुलेशन 1.5% थी, अगर आपकी क्लर्जी 0.5% थी और इनकी पॉपुलेशन थी 1.5%। और सेकंड स्टेट नोबिलिटी के बाद आपके आते थे थर्ड स्टेट, जो एक सोसाइटी की हायरार्की में सबसे नीचे वाला हिस्सा थे। ये वो लोग थे जो फ्रांस के असल लोग थे, जो एक फ्रांस की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। ये फ्रांस की उस वक्त की आबादी का 98% हिस्सा थे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो आपकी पीजेंट्री थी, और वो आपके जो वर्किंग क्लास, अर्बन और रूरल, मतलब शहरों और गांव के, जो आपका वर्किंग क्लास के लोग थे, जो मतलब कि कोई बिजनेसमैन था छोटा मोटा, कोई आपका मर्चेंट था, कोई आपका, ज़्यादातर आपके फार्मर्स थे, क्योंकि उस वक्त फार्मिंग एक बहुत मेन लोगों का, जिससे वो पैसे कमाते थे, वो ज़रिया था। तो इसमें ज़्यादातर आपके फार्मर्स थे। ये वो लोग थे जो सोसाइटी के सबसे पिसे हुए लोग थे। ये लोग क्या करते थे, एक तो ये गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ को रेज़िस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिवाइन राइट ऑफ रूल था कि इन लोगों को बताया गया था कि जो बादशाह सलामत हैं, वो आपको खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। उसके बाद इनके ऊपर सबसे ऊपर आते थे जो आपके चर्च के लोग थे, वो इनसे टाइथ लेते थे, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ कि 10% ऑफ देयर क्रॉप्स, जो 10% जो भी करते थे तो उसको सालाना देते थे। अगर अच्छी क्रॉप्स हो जाएँ तो ये उनको 10% तब भी देते थे, अगर बुरी क्रॉप्स हैं तो इनको फिर भी देने पड़ते थे। और ये उसके अलावा भी कितने किस्म के अलग टैक्सेस देते थे, गवर्नमेंट को अलग टैक्स देते थे, उसके बाद अपनी हर चीज़ को ये टैक्स देते थे, और ये सब बगैर किसी रेजिस्टेंस के बर्दाश्त लोग तारीख में फ्रांस की करते आ रहे थे, क्योंकि उनको डिवाइन राइट ऑफ रूल बताया गया था। उनको बताया गया था कि ये सब कुछ आपको खुदा की तरफ से है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये लोग उस वक्त की आबादी का 98% हिस्सा थे। इनको बोर्जोआ भी कहा जाता था। बोर्जोआ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है मिडिल क्लास। तो ये सारे लोग वो थे जो मजदूर थे, फार्मर्स थे, और वो मिडिल क्लास थे। डिस्पाइट ऑफ बीइंग 98% ऑफ द पॉपुलेशन, इसके बावजूद कि वो 98% हिस्सा थे आबादी का, इनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। ये किसी भी आपकी फंक्शनिंग में कोई मेन रोल नहीं करते थे। जो आपका रोल था वो आपकी सिर्फ 2% ऑफ की पॉपुलेशन करती थी। आपकी उस वक़्त बादशाह जो था वो आपका अटमोस्ट रूल था, वो सब कुछ कंट्रोल करता था चर्च के साथ मिलके। डिस्पाइट कि वहाँ पे एक स्टेट्स जनरल थी, जो एक पार्लियामेंट थी, जिसको असेंबली भी कहा जाता है, लेकिन ये जो थी उसमें इनका रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो था। जो उसकी कंट्रोल था वो सब बादशाह और आपकी नोबिलिटी और क्लर्जी इसमें रोल प्ले करती थी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, जिस तरह के फ्रांस की सोसाइटी एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा तफरुकात थे, लोग बटे हुए थे। 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी थर्ड स्टेट थी उसके कोई राइट्स नहीं थे, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन ये तो उनकी तारीख में शुरू से चलता आ रहा था, उनके बाप दादा, उसके बाद फ्रांस की तारीख में यूं चलता आ रहा था। तो ऐसा सडनली क्या हुआ जो लोग इसको रेजिस्ट करने लग पड़े? तो इसकी बात करेंगे कि इसकी 2 मेन रीज़न्स थी। एक लॉन्ग टर्म रीज़न थी और एक शॉर्ट टर्म रीज़न्स थी। जैसा कि मैंने चर्च की और डिवाइन राइट ऑफ रूल की बात की है, जिसमें कि बादशाह जो है वो उसको समहाउ खुदा ने चुना है। तो इन बेसिक आइडियाज़ को उस टाइम के फिलोसोफर्स और लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये इंसान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ था कि स्पेशली यूरोप में के लोग जो थे वो जो क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स को चैलेंज करें। जो क्रिश्चियनिटी को में बताया जाता था वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन एक पीरियड ऐसा आया जिसमें कि इंसान ने तरक्की शुरू कर दी। इसको एनलाइटमेंट पीरियड भी कहा जाता है। इसको एज ऑफ रीज़न, जिसका दूसरा नाम है, कि जो ऐसा टाइम जिसमें लोग रीज़निंग करना शुरू हो गए, कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्यों? कि अगर आपको
कोई चर्च बता रहा है कि ये आपका बादशाह है और इसको खुदा ने चुना है, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्यों? व्हाई इज़ दैट सो? अगर आप बात करें गैलीलियो की, जो गैलीलियो था उसने भी बेसिक क्रिश्चियनिटी के बिलीफ को चैलेंज किया था कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव माना जाता था कि जो आपका अर्थ है वो एक जगह, जो आपकी ज़मीन है वो एक जगह रुकी हुई है और जो आपका सूरज है वो इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, आपका जो सूरज है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है और जो आपकी ज़मीन है वो सूरज के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जो आज साइंस उसको प्रूव भी कर चुकी है और उसपे मतलब और भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। लेकिन उस टाइम गैलीलियो ने जब ये बेसिक क्रिश्चियनिटी का बिलीफ चैलेंज किया था, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कैदोबंद में रख लिया गया। एक और आइडिया जो जॉन लॉक, जिसको फादर ऑफ लिबरलिज़्म भी कहा जाता है, उसने भी एक आइडिया दिया था कि हर एक इंसान को उसका नेचुरल राइट है या उसका बेसिक राइट है कि वो आज़ादी के साथ रहे और गवर्नमेंट उसकी इस राइट को किसी किस्म को छेड़ नहीं सकती। तो अभी तो आजकल आप ये बात सुने कि यार हर एक इंसान को राइट है कि वो आज़ादी से रहे, अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, उस पे काम करे, लेकिन ये उस टाइम सोचना भी नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि जो आपका चर्च और बादशाह थे, वो आपके सिस्टम को कंप्लीटली कंट्रोल करते थे और इंसान जो थे एक किस्म के ऑब्जेक्ट थे। उनकी एक जो पूरी सल्तनत में वो जो लोग थे वो ऑब्जेक्ट थे। वो सिर्फ़ वो करते थे जो उनको बताया जाता था। और जब इस तरह के आइडियाज़ आम लोगों के इर्द-गिर्द आना शुरू हुए, जब उन्होंने सुनना शुरू किया कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है लाज़मी नहीं है कि ठीक हो। उससे पहले तो लोगों का ये मानना था ना कि हम जो कुछ हमें मतलब जो एक बादशाह है वो हम पे रूल कर रहा है, तो वो खुदा की तरफ से भेजा गया, हम इसको चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब इस तरह के लोग आए, जिस तरह गैलीलियो हो गया, जॉन लॉक हो गया, तो इन्होंने उनको एक किस्म की एक नई सोच दी कि यार जो चीज़ आप बिलीव कर रहे हो सकता है गलत हो, लाज़मी नहीं है कि जो आप बिलीव कर रहे हो ठीक हो। लेकिन ये जो पर्सनैलिटीज़ थी जिनकी मैंने बात की, ये इनका एक वाइड एंगल था, इन्होंने एक किस्म की रेवोल्यूशन सोचने में रेवोल्यूशन लाई कि द वे द उस टाइम लोग सोचते थे उसको चेंज करना शुरू किया। लेकिन फ्रांस के केस में स्पेसिफिकली कुछ राइटर्स थे जिन्होंने, जो फिलोसोफर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किया। जिस तरह की अगर बात करें एक जीन्स जैक्स रूसो थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अहम रोल अदा किया अपनी राइटिंग से। इवन दो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मर गए थे या दुनिया से चले गए थे, लेकिन इनकी राइटिंग्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इनकी राइटिंग में ये था कि इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उसका आइडिया दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये मुराद था कि जो आपके लोग हैं, जो एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनका एक गवर्नमेंट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि उनको जो भी सोसाइटी में गवर्नमेंट रोल अदा करेगी, तो अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का होगा कि अगर वो टैक्सेस दे रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं एक सोसाइटी के लिए, तो उसको म्यूचुअल होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इन रिटर्न उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो रूसोव के आइडिया बहुत ज़्यादा फ्रांस फ्रांस के लोगों में मशहूर होना शुरू हुए। उसके बाद फिर वोल्टायर वोल्टायर ने स्पेसिफिकली बात की कि कैथोलिक चर्च, जिसकी मैंने पहले बात की है, जो फ्रांस की सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले करता था उसको चलाने में, तो उसने बात की कि चर्च का रोल गवर्नमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। चर्च आपकी एक रिलीजियस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट आपकी दुनिया की चीज़ को करनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक आपस में टूटना चाहिए। इससे पहले जो मैंने बात की है वो तो मैंने लॉन्ग टर्म रीज़न्स पे बात की है कि ऐसा लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या हुआ था। तो उस उन उन इवेंट्स ने तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की सोच बदलना शुरू की, लेकिन वो सिस्टम फिर भी चलता रहा क्योंकि लोगों को एक किस्म का फ्रांस जो था एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी, उनकी कॉलोनीज़ पूरी दुनिया में थी। टैक्सेस आते थे दूसरी कॉलोनी से, तो निज़ाम अच्छा चल रहा था, तो इसलिए लोग भी उसी निज़ाम के साथ चल रहे थे। लेकिन फिर कुछ इस तरह के इवेंट्स होना शुरू हुए। सबसे पहला इवेंट वो था जो था 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर के दौरान 1756 से लेके 1763 तक। अब इन 7 सालों में जो फ्रांस की कॉलोनीज़ थी अमेरिका में और इंडिया में, वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर के आपस में जंग शुरू हो गई। अब इस जंग में दोनों अपनी कॉलोनीज़ को फैलाने के चक्कर में थे और ब्रिटिश और फ्रेंच जो एम्पायर्स थी, दोनों की आपस में कॉलोनीज़ की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो इस 7 ईयर वॉर के बाद फ्रांस जो था जंग हार गया ब्रिटिश एम्पायर से। अब जब जंग हार गया तो बहुत सारी इसने अपनी कॉलोनीज़ ब्रिटिशर्स के हाथों लूज़ कर दी। अब वो सारी कॉलोनीज़ ब्रिटिशर के पास चली गई। अब जब एक कॉलोनी फ्रेंच एम्पायर के पास थी, तो वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाते थे, वहाँ से लोगों से टैक्स लेते थे, वहाँ पे लूट करके लाते थे, चीज़ें चुरा के लाते थे वहाँ के लोगों की। तो उससे इनके अपने मुल्क में खुद भी ये यूज़ करते थे, अपने लोगों पे भी खर्च करते थे। लेकिन जब वो 7 ईयर्स वॉर जो आपकी तारीख में बहुत मशहूर वॉर है, जब वो फ्रेंच एम्पायर हार गई,
तो फ्रांस को बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। ब्रिटिश एम्पायर से हारने के बाद फ्रेंच एम्पायर के पास एक बहुत सुनहरी मौका आया ब्रिटिश एम्पायर से अपना बदला लेने का। 1783 में अमेरिका में एक वॉर स्टार्ट होगी जो रेवोल्यूशनरी आर्मीज जो जॉर्ज वाशिंगटन के अंडर ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हो गई और ये लड़ रही थी। उनकी फंडिंग करना शुरू कर दी फ्रेंच एम्पायर में ताकि वो अपना बदला ले सकें ब्रिटिश एम्पायर से 7 इयर्स वॉर का। एक एस्टीमेट के मुताबिक 1066 मिलियन लिवर्स फ्रेंच एम्पायर ने स्पेंड किए अमेरिकन रेवोल्यूशनरी आर्मी को फंड करने में, अपने लो आर्मी भेजने में, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर से लड़ सकें और उनको हरा सकें। अब इस फंडिंग से अमेरिकन आर्मी ने उसको ब्रिटिश एम्पायर को हरा तो दिया और ब्रिटिश की कॉलोनीज लॉस्ट हो गई। ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक नई कंट्री बन गया जो जिसको आज यूएसए के नाम से आप सब जानते हैं। तो उस टाइम उसकी मदद से वो बंद तो गया, लेकिन इन रिटर्न फ्रांस के जो अपने या फ्रेंच एम्पायर के अपने फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो गए। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में फ्रांस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। 1786 में जो कैलोन जो फ्रांस के जनरल कंट्रोलर थे जो एक किस्म के रेवेन्यूज को एक्सपेंडिचर को देखते थे, उन्होंने बादशाह को बताया कि जो आपके एक्सपेंडिचर इकट्ठे हुए हैं वो 475 मिलियन लिवरेज हैं। लिवरेज जो उस टाइम की फ्रांस की करेंसी थी। तो 475 मिलियन लिवरेज कलेक्ट हुए हैं और आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको 585 मिलियन लिवरेज रिक्वायर्ड है। तो मतलब ऑलमोस्ट 112 मिलियन लिवरेज का आपका डेफिसिट है। मतलब कि जो आपने आपने खर्चा चलाना है पूरे मुल्क का, उसमें 112 मिलियन लिवरेज का डेफिसिट आ गया है। थर्ड स्टेट जो आपकी बर्जुआ क्लास थी, मिडिल क्लास थी, वो ऑलरेडी बुरे हालात में थी, लेकिन उन पे इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उनके हालात और बुरे हो गए। वहाँ पे फाकों की नौबत आ गई। और दूसरी साइड पे जो आपकी टॉप की जो दो हायरार्कीज में आपकी फर्स्ट स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी जो सेकंड स्टेट थी, वो आपकी टैक्स देने से इनकारी थी। जो बादशाह था उस टाइम उसका नाम था किंग लुई द 16 और उसकी बीवी थी मैरी एंटोनेट जो क्वीन थी। उनका लाइफस्टाइल बहुत लाविश था। एक उनका पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, जो आज भी फ्रांस में है। तो वो एक बहुत शायाने शान सा एक पैलेस था। वहाँ पे एक वो बहुत ही आली शान, मतलब दो किस्म की स्टेट्स नजर आ रही थी कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार पा रहे थे। जो आपकी क्वीन थी उसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही अयाश थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग करती थी। और उसके मुकाबले में जो आपके आम लोग थे वो बहुत बुरे हालात में थे। वहाँ पे ब्रेड बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी क्योंकि लोगों के पास मिल नहीं रही थी फाइनेंशियल क्राइसिस की बिना पर। तो ये और लोगों में एक गुस्से का बाइस बनती गई। एक और रीज़न जो रेवोल्यूशन का बाइस बनी है, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जिसकी बेस पे लोगों में आना शुरू हुए, वो थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी मैंने अभी बात की थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये था कि जो आपकी ब्रिटिश एम्पायर थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनकी इंडिया में भी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी थी आपकी अमेरिका में भी थी, वहाँ पे उसके थ्रू उन्होंने एक अपनी हुकूमत कायम की थी जो 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में ख़त्म हो गई, जिसकी फ्रांस ने भी मदद की, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट फ्रांस बैंकरप्ट हो गया। अब फ्रांस ने जब उसकी मदद की तो अपने बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी भी उधर भेजी, अपने लोग उधर भेजे, अपनी आर्मी के सीनियर लोग भेजे जो उनकी फ्रेंच एम्पायर की आर्मी में सर्व करते थे। उसकी एग्जांपल एक थी मार्कस लाफायत की। मार्कस लाफायत जो था वो फ्रेंच एम्पायर का था, लेकिन वो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ लड़ा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। जब उसके बाद जब यूएसए आज़ाद हो गया तो वो एक बादशाह नहीं बना बल्कि वो एक डेमोक्रेसी बना, जहाँ पे लोगों के राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन जो एक डिक्लेरेशन साइन हुई उसमें लोगों के राइट्स की बात होना शुरू हुई। वहाँ पे ये बात शुरू हुई कि लोग इलेक्ट करें। तो वो आइडियाज फ्रांस की जो आर्मी के लोग थे उनके दिमाग में आना शुरू हो गया। इसी तरह जो मार्कस लाफायट था जिसके मैंने नाम लिया है, इसने फ्रांस में वापस आके फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अहम रोल अदा किया। अब एक सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी एग्जिस्ट करना शुरू हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा पीक कर गए, जहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे ख़त्म होना शुरू हो गए, लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू हो गए। तो ये एक परफेक्ट केस बन गया, एक परफेक्ट सिचुएशन बन गई एक इनकलाब के लिए या एक रेवोल्यूशन के अराइज करने के लिए। स्टेट जनरल जो एक असेंबली थी, जो फ्रांस की एक किस्म की पार्लियामेंट थी, एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन उसका कोई रोल नहीं था फ्रांस को चलाने में। फ्रांस चलता बादशाह और चर्च की मर्जी से था। इस स्टेट जनरल की आखिरी मीटिंग 1614 में हुई थी, मतलब से तकरीबन रेवोल्यूशन से 150 साल पहले इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी। लेकिन
किंग लुई द 16 ने जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब क्राइसिस देखना शुरू किए तो उसने एक मीटिंग कॉल की। ये मीटिंग कॉल हुई 5 मई 1789 को। अब इस मीटिंग में बादशाह ने सबको कहा कि सब लोग आएँ, तीनों स्टेट जनरल के लोग आएँ और वो आके अपने-अपने मसले बयान करें। अब उस उन मसलों में एक तो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऊपर थे कि आप अपनी जो इकोनॉमी के बुरे हालात हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए। एक जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जो आपकी जुडिशरी या इस सब को किस तरह ठीक किया जाए, और एक जो लोगों का जो आपकी थर्ड स्टेट की डिमांड थी, वो ये थी कि जो आपकी 98% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाए स्टेट जनरल में, क्योंकि उसका रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 98% ऑफ द सोसाइटी है, तो उनका रोल फ्रांस को चलाने में बढ़ना चाहिए। अब जो आपकी पहली टॉप की जो थी आपकी नोबिलिटी और क्लर्जी, ये जो दो थी, ये बाकी सब चीज़ों पे तो आमादा थी, लेकिन वो इस बात पे राजी नहीं हो रही थी कि जो आपकी बोर्जोआ है, आपकी थर्ड स्टेट है, उसके राइट्स को या उसकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाए। जब थर्ड स्टेट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड को नहीं माना गया, तो थर्ड स्टेट ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, उन्होंने मीटिंग्स करना शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। 17 जून 1789 को एक मीटिंग हुई या एक नेगोशिएशंस हुई तीनों स्टेट्स के दरमियान, जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड टॉप पे थी, लेकिन वो मीटिंग फेल होगी, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होगी। 17 जून की नेगोशिएशंस फेल होने के बाद लोगों ने पैलेस ऑफ वर्सेलिस, जो वर्सेलिस का पैलेस था, उसके पास एक टेनिस कोर्ट थी, वहाँ पे 20 जून 1789 को एक छोटा-सा इजलास खुद ही रख लिया। उन्होंने कहा कि यही अब हमारी नेशनल असेंबली होगी या यही हमारी असेंबली है। वहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग बैठे और कुछ नोबल्स ने और कुछ दूसरे क्लर्जी के लोगों ने भी, कुछ थोड़ी अमाउंट ने उनको ज्वाइन किया, और वहाँ पे उन्होंने एक हल्फ लिया। उस हल्फ को या उस ओथ को आज टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी मशहूर है। वो इसीलिए इस नाम से क्योंकि वो एक टेनिस कोर्ट में रखी गई। ये जो नई एक असेंबली इस्टेब्लिश हुई, यहाँ पे लोग मिलना शुरू हो गए, मुख्तलिफ इशू डिस्कस करना शुरू हो गए, और एक किस्म का नई रिप्लेसमेंट आ गई स्टेट जनरल की, जहाँ पे लोगों ने लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ एक वहाँ पे एक रूमर्स या एक कॉन्स्पिरेसी चली। इसके बारे में किसी को कंफर्म नहीं है कि वाकई वो बात सच थी या नहीं, लेकिन ये इसको एरिस्टोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, कि एक इस तरह की साजिश के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये था कि लोगों को ये इस चीज़ से डराया गया या बताया गया कि बादशाह जो है वो प्लान कर रहा है कि वो ये नई असेंबली को क्रैक डाउन करके ख़त्म करने जा रहा है। तो लोगों को इस बात पे और गुस्सा आ गया। लोग ऑलरेडी बादशाह पे गुस्से पे थे कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और उनकी लैविश लाइफ़स्टाइल चल रही है, और जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो मुख्तलिफ राइटर्स और फिलोसोफर्स की वजह से लोगों में आ गए थे। ये भी कॉन्स्पिरेसी का ऐसा था कि लोगों को बताया गया कि बेस्टील का किला, जो वहाँ का एक बहुत मशहूर फोर्ट्रेस था, वहाँ पे बादशाह आर्मी को और एमुनिशन को इकट्ठा कर रहा है लोगों पे क्रैकडाउन करने के लिए। तो लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया कि हम इस किले को अटैक करेंगे और इसको अपने कंट्रोल में लेंगे। तो इस सब को सुनते-सुनते जो बात उसका फोर्ट्रेस का गवर्नर था, उसका नाम था बर्नेट जॉर्डन दी लौने, तो उसने भी और रीइंफोर्समेंट और असला मंगवा लिया। 12 जुलाई को उसने 250 बैरल ऑफ गन पाउडर मंगवा लिया और बहुत सारे आर्मी के लोग मंगा लिए। जब लोगों ने ये देखा तो उनके रूमर्स और कंफर्म हो गए। तो दोनों तरफ एक रूमर्स चल रहे थे। उन जो बादशाह की साइड थी या आर्मी की साइड थी, उसको लग रहा था कि लोग अटैक करेंगे किले पे, और जो लोगों को था वो जब रीइंफोर्समेंट देख के उनको कंफर्म हो रहा था कि उन पे क्रैकडाउन होने जा रहा है। तो 14 जुलाई को वो अपना जितनी भी उनके पास जिस किस्म का भी एमुनेशन या असला था वो लेके किले के बाहर चले गए। 14 जुलाई 1789 को उन्होंने किले को अपने घेरे में ले लिया और गवर्नर को टाइम दे दिया कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। कुछ टाइम के बाद गवर्नर ने पहले तो सब किले को क्लोज कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने व्हाइट फ्लैग लहरा दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। अब लोगों ने बर्नेट जॉर्डन दी लौने, जो उधर के गवर्नर थे, उसको हिरासत में ले लिया और किले का जितना भी एमुनेशन था और सब अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसको गिरफ्तार करके लेके जा ही रहे थे कि लोगों ने, जो वहाँ का मॉब था, उसने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उस गवर्नर का कत्ल कर दिया। 14 जुलाई 1789 का दिन ऑफिशियली बेस्टील डे के नाम से जाना जाता है, और ये ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन था कि रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में अनाउंस होगी कि स्टार्ट होगी। 4 अगस्त नेक्स्ट मंथ 1789 को लोगों ने फ्यूडलिज्म का खात्मा कर दिया, और उसी टाइम के साथ साथ उन्होंने टाइथ, जो
10% देते थे चर्च को, वो भी उसका फ्रांस में खात्मा कर दिया और 26 अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन को अडॉप्ट कर लिया, जो रूसो की राइटिंग से इंस्पायर्ड था, जिसमें था कि लोग एक सॉवरेनिटी से रहेंगे, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और लोगों को आज़ादी होगी। और 3 सितंबर 1791 को, उससे 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 सालों बाद, फ्रांस ने एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब फ्रांस में एक नई हुकूमत बन गई थी, बादशाह की ऑलमोस्ट पावर्स चली गई थी, जो एक नई गवर्नमेंट थी वो उसने डिक्लेरेशन और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया। अभी तक सुनते हुए आपको तो ये लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा जा रहा है, चलो थोड़ा बहुत वायलेंस तो हुआ जिसके नतीजे में गवर्नर गया, लेकिन ओवरऑल एक इस तरह का निज़ाम आ गया जिसका ऑफिशियल स्लोगन ये था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब कि आज़ादी, सबको मसावात, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे के साथ सब मिल के रहें। लेकिन इतना अच्छा सब कुछ था नहीं। हुआ कुछ इस तरह के रेवोल्यूशन के नतीजे में बनने वाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ इस तरह के लोग आ गए जो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब इससे मुराद थे कि वो ज़्यादा बदले की आग या बहुत एक्सट्रीम पे जाके मज़े लेने वाले थे। उनके अगर मैं कुछ नाम लूँ तो एक मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, जो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है रेवोल्यूशन का, और एक जॉर्ज डांटन था, वो भी इस तरह का रेडिकल कैरेक्टर था। तो इन लोगों ने एक इस किस्म का निज़ाम स्टार्ट कर दिया जो पहले के निज़ाम से ज़्यादा टायरेंट था, ज़्यादा ज़ालिमाना था। मतलब कि वो किसी को भी इल्ज़ाम लगा के उसकी गर्दन उड़ा देते थे। एक इस तरह की मशीन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम गियोटिन था, तो वो उस मशीन की आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो वो ये मशीन गर्दन उड़ा देती थी। तो इस तरह इन्होंने काफ़ी लोगों को जान ले ली, जिसको फ्रांस की हिस्ट्री में रेंज ऑफ टेरर भी कहा जाता है, कि ऐसा टाइम जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म का या खौफ का टाइम था। लोग, मतलब कि इस तरह का निज़ाम लिया जो पहले से भी ज़्यादा ज़ालिमाना था। बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया, और साथ-साथ फ्रांस ने अपने जो ऑस्ट्रियन एम्पायर और प्रशियन एम्पायर पे भी इन्वेड कर दिया, इस इल्ज़ाम पे कि वो रेवोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये एक पहले से ज़्यादा ख़तरनाक निज़ाम फ्रांस में रिप्लेस हो गया बादशाहत को ख़त्म करके, और इनकी डिमांड ये भी थी कि फ्रांस को रिपब्लिक बनाया जाए और जो किंग लुई द 16 है उसका पब्लिक ट्रायल किया जाए। इसी तरह एक जैकोबिन्स नामी रेडिकल जो रेवोल्यूशन का हिस्सा था, उसने जाके बादशाह पैलेस वर्सलीज में जाके बादशाह को गिरफ्तार कर लिया अगस्त 1793 में। और उसके कुछ महीने बाद, जिसमें इसके दौरान बादशाह और उसकी बीवी मैरी एंटोनेट ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो बॉर्डर से पकड़े गए। तो उनका जनवरी 1793 में ऑफिशियली किंग लुई द 16 की गर्दन उड़ा दी गई, और कुछ टाइम बाद उसकी जो बीवी मैरी एंटोनेट था, उसका भी इस तरह पब्लिक एग्जीक्यूशन होगी। उन पे इल्ज़ाम ये था कि वो रेवोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे थे और उन्होंने गद्दारी की फ्रांस की स्टेट के साथ। तो एक बहुत ही रेंज ऑफ टेरर का टाइम स्टार्ट हो गया, लोगों की बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे इल्ज़ाम पे कत्ल वारत स्टार्ट हो गई। एक कमेटी थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसको मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हेड कर रहा था। अब ये कमेटी लोगों को बहुत ही ज़ालिमाना, जिसको ड्रैकोनियन कमेटी भी कहा जाता था, ज़ालिमाना तरीके से उनकी गर्दनें उड़ा देती थी। किसी भी शख्स पे इल्ज़ाम लगता था कि ये काउंटर रेवोल्यूशन के एक्ट में इन्वॉल्व है, तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। हालात इतने बुरे हो गए कि वो लोग जो रेवोल्यूशन लेके आए, उन्होंने रेवोल्यूशन के खिलाफ ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, और आखिरकार 22 अगस्त 1975 को मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर अरेस्ट हुआ, और उसके साथ भी वही अंजाम हुआ जो लोगों के साथ करता था। उसकी गर्दन भी गियोटिन कर दी गई, और फ्रांस में एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम था बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब ये निज़ाम भी ज़्यादा टाइम चल नहीं सका, ये निज़ाम सिर्फ 4 साल चला, क्योंकि इस टाइम में भी बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, और जो पहले हालात पहले से ही ख़राब थे वो कंट्रोल ना हो सके। तो इस सब के नतीजे में नवंबर 1799 में आर्मी के जो उस टाइम के मशहूर जनरल, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने एक कू किया। कू के नतीजे में इस डायरेक्टरेट को ख़त्म कर दिया, और ये कू बिल्कुल ही ब्लडलेस था, कोई किसी किस्म का खून खराबा नहीं हुआ। उन्होंने जाके गवर्नमेंट का टेक ओवर कर लिया और अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो ये स्टोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसमें वो लोग जो रेवोल्यूशन लाए उनका भी बुरा अंजाम हुआ, जिनके खिलाफ लाएगी उनका भी बुरा अंजाम हुआ, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आपको कोई चीज़ लगता है कि जो मैं मिसिंग है या आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि मैं भी कुछ नई चीज़ सीख सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।